इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कि किस तरह से मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं। आपको पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैटर है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं। पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, उसके बाद है गैसियस। अब ये जो तीन स्टेट्स हैं ये कैसे चेंज होती हैं? पहला है ये टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं, दूसरा है प्रेशर की वजह से। जो टेम्परेचर है उसकी वजह से देखते हैं पहले। अब जो सॉलिड है जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। कैसे? अब जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स आपको पता है आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते, उसकी फिक्स पोजीशन होती है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसके पार्टिकल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाएंगे। अब जो फ्रीली मूव कर पाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सॉलिड है वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में बदल जाएगा। और उसी तरह लिक्विड को जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो वो भी गैसियस में चेंज हो जाएगा, सेम उसी तरह। अब उसके बाद क्या होगा, जब लिक्विड तो गैस में चेंज हो जाएगा। अब जो गैस है उसका जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स फिर से वैसे हो जाएंगे। तो वो कूल करने पर, मतलब टेम्परेचर कम करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और उसी तरह से जब हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद है प्रेशर, कि प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है। अब जो प्रेशर है वो किस तरह से चेंज करता है देखते हैं। अब जो सिलेंडर है, जो नीचे डायग्राम में ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस है और ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स और ये लूजली फ्रीली मूव कर पा रही। अब हमें पता है ये आसानी से कंप्रेस हो सकती है गैस, हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था। अब इसको पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा है और ये बिल्कुल पास आ गए हैं इसके पार्टिकल्स। अब उसके बाद क्या किया कि जब इसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हैं तो इसका टेम्परेचर भी कम कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को लो कर दिया। अब ऐसा होने के बाद क्या होता है कि ये जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाती है। जब हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करें, गैस को हाई प्रेशर प्रोवाइड करें और उसका टेम्परेचर क्या कर दें, लो कर दें, कम कर दें, तो वो गैस किस में बदल जाएगी? लिक्विड में। ठीक है। अब उसके बाद जो सॉलिड है उसको जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब एक बात ध्यान रखिए, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, जिस पॉइंट पे वो लिक्विड में चेंज होता है, जब लिक्विड में चेंज होता है सॉलिड, मतलब सॉलिड जिस पॉइंट पर लिक्विड में चेंज होगा वो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ओके। उसके बाद जब जो लिक्विड है उसको गैस में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है। और ये कैसे किया जाता है? हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके। अब जो गैस है उसको जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जो लिक्विड है उसको जब हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अब उसके बाद है जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर देते हैं बिना लिक्विड फॉर्म में लाए हुए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस को सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं बिना लिक्विड फॉर्म में लाए हुए तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। उसके बाद चलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब लिक्विड इवेपोरेट होने लग जाए, मतलब वो वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाए। अब जो इवेपोरेशन है वो दो उसके पार्ट्स हैं। पहला है कि वो उसको कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, और दूसरा है इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है, उसके कारण कूलिंग कैसे होती है। तो पहला तो देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर से इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। तो पहला है सरफेस एरिया। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और किसी चीज़ का सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी। ऐसे मान यहाँ पे फॉर एग्जांपल लें हम, इतना सा इलाका है, इतना सा सरफेस एरिया और यहाँ पे पानी है, तो इतने से इलाके से इवेपोरेशन होगी। अब अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता तो इतना ज़्यादा पानी होता तो यहाँ से इवेपोरेशन होती है। तो मतलब अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा
तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो इवेपोरेशन कम होगी। और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम कर दें तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी। अभी हमने पीछे भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तो अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी। तीसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि हवा में वाटर वेपर की मात्रा। अब आपको पता है एयर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर तो पहले से वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है हवा में तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। तो मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम। ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर की मात्रा तो पहले से ज़्यादा है, अब और ज़्यादा तो होल्ड करके रख नहीं पाएगी एयर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण इवेपोरेशन कम हो जाएगी। आगे जो फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी ना तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। मतलब आपको पता है विंड के कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर है वो ज़्यादा मूव कर जाएंगे, जल्दी मूव कर जाएंगे, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है, अगर हम किसी लिक्विड को बिना किसी कवरिंग के खुले में छोड़ दें तो वो हमेशा इवेपोरेट होता रहेगा, वो लिक्विड हमेशा इवेपोरेट होता रहेगा। अब जो इवेपोरेशन हो रही है इस लिक्विड की, तो उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। तो उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी लूज हो रही है उसको रीगेन करने के लिए, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए वो अपनी सराउंडिंग से वो एनर्जी को रीगेन करेंगे, सराउंडिंग से करेंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से वो एनर्जी ले लेंगे खुद और वहाँ पे कूलिंग हो जाएगी, सराउंडिंग में कूलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू।